नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गुजरात में चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद से पूरी गर्मा गर्मी का माहौल है। सभी पार्टियां अपने मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में 27 साल से भाजपा की सरकार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उसी राज्य से आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और सबसे बड़ी बात कि उसी गुजरात के प्रयोग की बदौलत मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में यह जानना बहुत बेहतर होगा कि इस बार के चुनाव में भाजपा ने, कांग्रेस ने और तीसरी पार्टी के रूप में गुजरात में उभरी आम आदमी पार्टी ने किस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता होगा कि लोकतंत्र में जिस पार्टी का जैसा घोषणा पत्र होता है उसी मुताबिक जनता उसे चुनती है। आइए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय डॉक्टर रमेश गरवा से कराएं। वह पत्रकार हैं और साथ ही पत्रकारिता के अध्ययनकर्ता भी हैं। उसके साथ हमारे साथ दत्तेश भावसर हैं, जो जनज्वार के गुजरात से सहयोगी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बातचीत की शुरुआत रमेश जी आपसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं और जो साल गुजरे हैं उसके बीच का फासला कितना देखते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र तो उन्होंने अब तक जारी नहीं किया है। सर, जो गुजरात की बात है बीजेपी की, तो बीजेपी पिछले 2017 के इलेक्शन में भी क्लियर किया था। वो घोषणा पत्र में से 50% भी काम नहीं हुआ। एक्चुअली घोषणा पत्र बीजेपी बराबर हर साल कर देती है। पिछले 27 साल से गुजरात में शासन कर रही है, मगर उसका जो ग्राउंड पे जो अमलीकरण होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करते हैं, लोगों गुमराह हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी घोषणा पत्र बीजेपी का 1-2 दिन में आ जाएगा, मगर वो घोषणा पत्र में जो बात होगी वो कहीं भी पूरे इलेक्शन में कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर या कैंडिडेट्स कहीं भी उसकी बात करेगा ही नहीं। वो अलग राम मंदिर की बात होगी, 370 की बात होगी, या तो हिंदू मुस्लिम की बात होगी, न तो महंगाई पे बात होगी, न घोषणा पत्र में वो। और इतने सालों से, पिछले 27 साल से, मतलब 3 से 4 करीबन इलेक्शन आ गया, मैनिफेस्टो में उसका कोई भी चेंज नहीं होता है। और जो एक बात बताऊं, हर बार नर्मदा की बात होती है, नर्मदा या पानी, नर्मदा की बातें ही होती है। एक्चुअली हर साल जब इलेक्शन आता है उसी टाइम उसका टेंडरिंग होता है। हर साल होता है टेंडरिंग, इलेक्शन से 2-4-6 महीने पहले। बस इलेक्शन खत्म हो गया, उसका मैनिफेस्टो इस टाइप का। और दूसरा, कांग्रेस की मैनिफेस्टो पे की बात कर लूं मैं थोड़ा। अब तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी बनाया है। अभी कांग्रेस का 5-6 दिन पहले डिक्लेयर भी हो गया है। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो में बड़े लगभग एवरी समाज को कवर करने जैसे अलग अलग मुद्दे पर उसने अपना व्यू तो रखा है, कोशिश की है कैसे कैसे किस समाज के ऊपर हम कितना काम कर सकते हैं, मगर वो काम कैसे होगा उसका कोई दीप। रमेश जी, हम अगली बातचीत में जब अभी नेक्स्ट सवाल करेंगे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करेंगे, लेकिन पहली बातचीत भाजपा के घोषणा पत्र पर। आपने कमाल की बात कही है कि 27 साल से वही घोषणा पत्र बार बार दोहराया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आपकी बात सुनकर ठीक वैसे लगा जैसे कि थानों के बाहर वर्षों से एक ही तरह के आतंकवादियों की तस्वीरें चिपकाई जाती रही। दत्तेश जी, आपसे हम यह समझना चाहेंगे कि जो रमेश कह रहे थे, रमेश जी, कि कोई परिवर्तन नहीं है और चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी जो विकास के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर राज कर रही है, वह अपने 27 साल के शासन में महंगाई पर, रोजगार पर, शासन प्रशासन पर बात नहीं करती है। रमेश जी ने कहा राम मंदिर पर बात करती है जो यूपी के अयोध्या में है, 370 पर बात करती है जो कश्मीर में है, लेकिन अपने राज्य के बारे में बात नहीं करती। आप इस बात से कितना सहमत हैं और आपकी क्या टिप्पणी होगी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ रमेश जी से। पिछले कई चुनाव मैंने कवर किए हैं। अब देखिए, मैं 2017 के पिछले चुनाव की बात करूं तो माननीय नरेंद्र मोदी सी प्लेन लेके आए थे।
आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद सी 5 साल में प्लेन उसका बिल्कुल क्या सही कहा, लोग भूल गए होंगे सी प्लेन के बारे भूल में, गए आपने हैं, सही याद बिल्कुल। दिलाया। हाँ, और उसके बाद उन्होंने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए रो-रो फेरी भी चालू करने का वायदा किया था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जी कई वायदे थे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। 2017 का मैं अभी घोषणा पत्र पढ़ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी थी। जनवरी लेकिन 2022 में, बिल्कुल साल भर बीत मतलब चुके हैं। हाँ, मतलब किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं है। ये बात अलग है कि किसानों के खर्च बढ़ गए। ऐसे उन्होंने कई हजार हर एक महिला को मकान देने की भी बात की थी, लेकिन किसी को भी, जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड है उसने मकान करीब करीब 4-5 हजार मकान बनाए पूरे गुजरात में, उससे ज्यादा बने नहीं। तो पिछले चुनाव के जो घोषणा पत्र थे बीजेपी के, उसकी यह बात करें कि उनकी सारी हवा निकल चुकी है। जैसे रमेश जी ने बताया कि हर बार चुनाव आते हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, लेकिन अंत में चुनाव खत्म होने के बाद घोषणा पत्र कूड़ेदान में पाया जाता है। ये ही जी मोटे-मोटे तौर पर बीजेपी का घोषणा पत्र का हाल होता है। देखिए, अभी मेरे हिसाब से सिर्फ चुनाव के रिजल्ट को सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, 20 दिन 22 दिन बाकी है। अभी तक जी। अगर घोषणा पत्र नहीं आया है बीजेपी का, तो ये सोचा जा सकता है कि बीजेपी जो घोषणा करेगी, घोषणाओं के आधार पर लड़ेगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। जी। जी। दूसरी बात ये कि एक बात और पर राय लेना चाहेंगे कि अ, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है रमेश जी, वह जी क्या आपको लगता है, रमेश जी आप तैयार होंगे बातचीत के लिए, संभवतः आवाज जी, आ रही बिल्कुल होगी बिल्कुल। मेरी। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, क्या वह इस लायक और इस काबिल है कि 27 साल भाजपा की सरकार को बदलकर राहुल गांधी के सपनों का गुजरात बनाने को तैयार है? सर, मैं इसमें बात करूं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है। जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया भी है। मैं सबसे, जो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा, जो यहाँ के युवा वर्ग है जो बेरोजगार, वो सबसे ज्यादा जो परेशान है यहाँ, उसके बारे में बहुत अच्छी बात ये, जैसे अभी ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, ये लोगों ने बिल्कुल प्राइवेटीकरण कर दिया है। कुछ दूसरे किसी एजेंट को काम देके उसके थ्रू काम करवाते हैं। तो गुजरात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात बहुत बची है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जो ये बीजेपी वाला जो अभी चल रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर दें, और डायरेक्ट सीधा हम एम्प्लॉय स्टार्ट कर देंगे, सीधी गवर्नमेंट में सीधी भर्ती करके युवाओं को रोजगार देंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, नहीं गुजरात सरकार रमेश जी, में। इस बात से मैं सहमत हूं आपके कि इस घोषणा पत्र में सरकारी रोजगार की बात कही गई है। सवाल मेरा थोड़ा इससे आगे का है कि क्या वाकई गुजरात में रोजगार कोई सवाल बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश जब चुनाव हम लोग कवर कर रहे थे तो बहुत सारे पत्रकार और विश्लेषक यह कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपने रिजल्ट देखा। वैसे ही जब मैं आपके गुजरात में पिछले दिनों सौराष्ट्र के उन तमाम जिलों में 1600 किलोमीटर का जो कोस्टल है घूम रहा था, तो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बुरी है, महंगाई ले आई है। तो क्या यह आपके अनुसार वोट बूथ तक लोग इस मानसिकता के साथ इस बार पहुंचेंगे? बस बड़ी गुजरात में कांग्रेस की यही एक कमनसीबी मानो या दिक्कत मानो कि वोट में कांग्रेस जो रियल बात है वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। जैसे आप अभी यहाँ किसानों का बड़ा मुद्दा है। आपने पिछले 3 महीने पहले गुजरात में अलग अलग समुदाय में से 22 समुदाय का गांधीनगर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जैसे बेरोजगारों का आंदोलन चल जी रहा था, जैसे एम्प्लॉइज का आंदोलन, मगर बिल्कुल। वो वोट कांग्रेस अपने खेमे में कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की या तो रणनीति काम नहीं करती है, या लोगों को कांग्रेस समझा नहीं सकती है, या लोगों को हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा आ जाते हैं। ये दिक्कत कांग्रेस को हर बार है प्रॉब्लम। बाकी जो बात हुई, लोग त्रस्य है, महंगाई बहुत है, अनएम्प्लॉयज बहुत, यहाँ लोग परेशान है, कोई सुविधा नहीं है, विकास भी बिल्कुल नहीं है, मगर कुछ ना कुछ लोग भाजपा के बहकावे में आके और दे देते हैं। ये रियलिटी है। जी, अब आइए थोड़ी बातचीत हम दत्तेश जी आपसे करते हैं, और वो है आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर।
आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र पर आप जिक्र करें उससे पहले आप यह सब हमारे पाठक दर्शक जान लें कि वह गारंटेड ईमानदार पार्टी है। वह भारत की एकमात्र गारंटी प्राप्त ईमानदार पार्टी है जो कहती है कि वह ईमानदारी का लाठी गुजरात में गाड़ेगी। लेकिन घोषणा पत्र उसने कैसा जारी किया है वह तो आप बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने उसे दिल्ली में जरूर फंसा दिया है। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या 4 दिसंबर को चुनाव है दिल्ली एमसीडी का और उधर 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है गुजरात में, तो फिर इस बेड़े को कैसे पार करेगी आम आदमी पार्टी? क्या वहां दिखाई देगी या फिर दिल्ली भाग आएगी वापस? जी, तो सबसे पहले बातचीत दत्तेश जी यही कि घोषणा पत्र में गारंटेड ईमानदार पार्टी ने क्या कहा है? जैसे कि दिल्ली में भी उन्होंने गारंटी दी थी, गुजरात में भी उन्होंने बढ़िया गारंटियां दी हैं। जो सबसे बड़ी गारंटी यही है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बिजली हर घर को मुफ्त बिजली मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने केजरीवाल जी ने यह बताया है कि 1 मार्च 2023 से ही वो स्कीम लागू हो जाएगी अगर सरकार बनी तो। 300 यूनिट हर महीने फ्री दी जाएगी। किसानों के लिए यह बात की है कि उनको 12 घंटे बिजली दी जाएगी, अभी जो कि 8 घंटे मिल रही है। उसके बाद हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, वह बड़ी घोषणा है। बेरोजगार जो होंगे, जिनको नौकरी के लायक होंगे और नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी दिया जाएगा। हर गांव को उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हर गांव की पंचायत को हर साल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो अपने विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। उसके अलावा जो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि हर एक जो अस्पताल है उसमें मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाएं भी मुफ्त मिलेंगी, टेस्ट भी सारे फ्री होंगे और ऑपरेशन भी सारे फ्री होंगे। एक बात उन्होंने ये भी अच्छी की है, जैसे दिल्ली में फरिश्ते योजना चल रही है, तो गुजरात में कहीं पर भी किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसको पूरी सारवार और सुविधा दी जाएगी, वो सरकारी खर्चे पर दी जाएगी। ऐसी कई घोषणाएं की है, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, उसके तहत भी गुजरात के जो वृद्ध हैं उनको हर जगह यात्रा करवाई जाएगी। जो हर बुजुर्ग है उसको हर महीने विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन दिया जाएगा। उससे व्यापारियों के लिए उन्होंने एक अच्छी बात की। मोटी अगर आपकी बात को हम समझें, जितनी घोषणाएं हैं लगभग वह दिल्ली में जो घोषणा पत्र था उसी का एक तरह का प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी। हाँ, वही जेरॉक्स कॉपी ही माना जाए। दत्तेश जी वापस आएंगे कि रणनीति क्या रहेगी, उससे पहले रमेश जी से एक टिप्पणी लेते हैं। इन तमाम घोषणाओं के बीच क्या आम आदमी पार्टी का जो यह घोषणा पत्र है, रमेश जी, क्या यह लोगों में पॉपुलर है, अपील कर रहा है? और दूसरी बड़ी बात ये कि जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव और गुजरात में चुनाव का संग रच दिया है, तो किसके संग जाएगी आम आदमी पार्टी? एक्चुअली मैनिफेस्टो तक का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का अगर सही में जो जनता उसके ऊपर वोट दे तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लोगों को सीधा इफेक्ट करता है, इस टाइप का मैनिफेस्टो है। मगर गुजरात के लोगों में या तो ये माइंड में नहीं बेचता है, या तो दूसरी किसी पार्टी के ऊपर लोगों को, गुजरात के वोटर को ट्रस्ट नहीं है। इसके लिए मैनिफेस्टो को देख के कोई भी वोट करते भी नहीं। अगर मैनिफेस्टो के ऊपर वोट होता तो पिछले कई सालों से गुजरात में कांग्रेस बढ़िया ही मैनिफेस्टो दे रही है। चलो आम आदमी पार्टी इस साल है, मगर मैनिफेस्टो पे कहीं बात भी नहीं होती है। कांग्रेस हर बार बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करती है, लोगों के घर घर तक मैनिफेस्टो पहुंचाती है, फिर भी कुछ न कुछ इसमें कमी रह जाती है। या तो फिर धर्म के नाम से या जाति के नाम पे या दूसरे कोई अलग मुद्दे, आजाद जिनमें मैंने बताया आपको 370 है या राम मंदिर है या एनआरसी है, ऐसे ऐसे मुद्दे में लोग भटक जाते हैं। और सबसे बड़ा अभी गुजरात में बीजेपी हर बार धर्म के नाम पे ये लोग वोट लेके जाते हैं और लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं बीजेपी वाला कि मोदी है तभी हिंदू सुरक्षित है। इस बात पे तभी हिंदू सुरक्षित है। अगर मोदी, रमेश जी की बात से दत्तेश जी ऐसा लग रहा है कि है तो घोषणा पत्र, लेकिन कमाल कोई बहुत कर नहीं पाएगी, ऐसा आम आदमी पार्टी को लेकर समझ में आ रहा है।
आपको भी क्या लगता है कि कोई बड़ा कमाल आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र के जरिए नहीं कर पाएगी, जबकि 300 यूनिट बिजली फ्री, 1000 महिलाओं को भत्ता, शिक्षा की बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य लगभग मुफ्त, इन सारी बड़ी सरकारी योजनाओं के पहल के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की दखल नहीं बढ़ी? ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है। कांग्रेस के एक मैनिफेस्टो में एक मुद्दा यह भी है कि वो किसानों का कर्ज माफ करेगी, वो रह गया। लेकिन जैसे हमने देखा यूपी का जो मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, उसको एनकेश कराने में अभी तक आम आदमी पार्टी नाकाम रही है। कांग्रेस भी पिछले कई सालों से, कई चुनाव से उसको एनकेश करने में नाकाम रही है। जैसे रमेश जी ने बताया कि हर बार अंत में यही मुद्दा आ जाता है, या राम मंदिर वाला मुद्दा आ जाता है, हिंदुत्व वाला मुद्दा आ जाता है। कुछ भी, अब जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग महंगाई से, बेरोजगारी से बड़े त्रस्त हैं, लेकिन प्रश्न यही आके आता है कि मोदी नहीं तो अगर नहीं है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। यही मुद्दा गुजरात में आ जाता है, और उसी के नाम पर लोग बीजेपी के साथ जैसे भेड़ चले जाते हैं एक के पास बाद दूसरे, ऐसे बीजेपी ले जाती है। और यह बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने जो लोगों के जो मुद्दे हैं उसका मैनिफेस्टो लोगों के घर घर पहुंचाती है, लेकिन उनको वोट में कन्वर्ट करने में अभी तक नाकाम रही है। ऐसा मोटे मोटे तौर पर गुजरात में देखा जा रहा है। जी भैया। जी शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। आखिरी शब्द था दत्तेश भावसर का कि भेड़ की तरह हम चले जाते हैं। हरिशंकर परसाई भारत के एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उन्होंने भेड़ और भेड़िए कहानी लिखी, व्यंग लिखा। उसको हम सबको पढ़ना चाहिए वोट देने से पहले, और जानना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र किस राह पर चल रहा है। हमारे देश दोनों जानकारों और विश्लेषकों ने माना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र काफी अच्छे हैं, बेहतर हैं और जमीन से जुड़े, जिंदगी से जुड़े और जनता से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया है, बावजूद दोनों विश्लेषकों ने मन ही सही लेकिन माना कि बीजेपी अभी भी मजबूत हालत में है। ऐसे में सवाल यह है कि 27 साल में ऐसा क्या जनता को मिला है गुजरात की, जो भाजपा बार बार लौट कर आती है? तो विश्लेषकों ने अपने स्तर पर जरूर कहा हिंदुत्व का खौफ। खैर, आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचारते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिर हम अगली बातचीत में मिलेंगे और फिर गुजरात के उन चुनावी माहौल पर विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार जनता मूर्ख बनती कैसे है, वह भी 27 साल से, जबकि हर गुजराती कहता है कि हम बड़े होशियार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, हम नौकरी नहीं करते, अपना धंधा करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की